12-12 घंटे भी चले जाते थे एग्ज़ाम के दौरान। पूरे साल की बात करूँ तो लगभग 8-9 घंटे डेली एग्ज़ाम मतलब पढ़ाई पे देना ही पड़ता था। टीचर घर वालों से बड़ा कोई नहीं होता, इसके लिए माता पिता सबसे बड़े टीचर हैं। सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ था तो यही लोग मिलकर मुझे मोटिवेट करते थे कि नहीं, इस बार कुछ गलतियाँ हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम आपको बता दें यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश से 27 युवाओं का चयन हुआ है और छतरपुर जिले की अगर बात करें तो 2 युवाओं का चयन हुआ है। अगर गौरिहाट जनपद की बात करें तो वहां से कुलदीप पटेल का चयन हुआ है। अगर छतरपुर की बात करें तो प्रज्वल चौरसिया का चयन हुआ है। कुलदीप की कहानी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि कुलदीप है बहुत गरीब परिवार से थे, जहां उनकी पढ़ाई के लिए पैसा भी नहीं पूछता था। उनके दादाजी और चाचा जी की मदद बहुत अच्छी मिली ताकि कुलदीप की पढ़ाई पूरी हो सकी। कुलदीप आज देश के शासकीय सेवा में चयनित भी हो गए। अगर बात करें यहाँ पर प्रज्वल चौरसिया की तो इनके पिताजी शासकीय नौकरी में थे NMDC पन्ना में और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उसके बाद अब वर्तमान में वे घर भी रह रहे हैं। अब बात करेंगे हम प्रज्वल से, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और कैसे यहाँ तक मुकाम हासिल कर पाए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रज्वल जी, पहले आपको बधाई है क्योंकि आपको अब शासकीय नौकरी में से मिल गई है और आपके जो मिलने वाले हैं वो लगातार आपके पास आ रहे होंगे। इस संघर्ष को कैसे आप टॉप किया? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूपीएससी के रिज़ल्ट में, क्योंकि ये रिज़ल्ट आज आया है लेकिन मेरा सफ़र लगभग 5-6 साल पहले शुरू हुआ था जब मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था और इस बीच कई बार असफलताएं भी मिली। लेकिन हालांकि मेरा पिछले साल भी चयन हुआ था, मेरी 770 रैंक आई थी उसमें, जिसमें मुझे रेलवेज़ मतलब IRMS करके एक सर्विस होती है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, मुझे वो मिली थी। लेकिन फिर मैंने छुट्टी लेके फिर से एग्ज़ाम दिया था तो इस साल मेरी 694 रैंक आई है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ इस बात में। जैसे 694 आई होगी, आपने देखा होगा, तब उस टाइम पूरे परिवार का माहौल क्या था? जब मेरे दोस्तों का फ़ोन आया कि उन्होंने मुझे बताया कि मेरी 694 रैंक आई है, तो सबसे पहले मैंने अपने घर वालों में मतलब मम्मी पापा को इस बात का बताया कि मेरी इतनी रैंक आई है, तो वो बहुत खुश थे, उनके चेहरे पे वो खुशी देखने लायक थी। अच्छा, एक चीज़ और, जब आप पहली बार की बात करें 700 आए थे, 700 कितने थे? 770 रैंक आई थी। उस टाइम आप कितने मायूस हो गए थे? नहीं, मायूस नहीं था मैं, क्योंकि पिछली बार मेरा पहली बार ही सिलेक्शन हुआ था तो बहुत ही खुशी का माहौल था क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज का पार्ट बन चुका था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मुझे एक बार और मौका मिल सकता है एग्ज़ाम देने का, अपनी रैंक इम्प्रूव करने का, तो मैंने उसको लिया और इस साल मैंने अपनी रैंक भी इम्प्रूव की थी। अच्छा, आपकी अगर पढ़ाई पे हम जाएं तो शिक्षा कहाँ से स्टार्ट की और कहाँ से शिक्षा लेते लेते कहाँ तक का संघर्ष रहा? मेरी शिक्षा, जैसा कि आपने बताया कि पापा NMDC में काम करते थे, तो वहाँ पे DAV पब्लिक स्कूल था, तो मेरी 12वीं तक की शिक्षा वहीं पे हुई है। उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो मैंने NIT भोपाल से, मैनेट जिसे कहते हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BTech किया था। उसके बाद BTech होने के बाद ही मैंने ये निर्णय लिया कि मैं UPSC की ये सिविल सर्विसेज की परीक्षा दूंगा और उसके बाद आज 5वें अटेम्प्ट में मेरा फिर दोबारा सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और, जब आपके क्या है मन में, जब आपने 12th पास की उसके बाद आपके मन में बिल्कुल बन गया था कि UPSC ही करना है, क्या ऐसा पूर्णतः भरोसा था? जी, ऐसा नहीं है। 12th के बाद मेरा ये निर्णय था कि मैं इंजीनियरिंग सेवा में जाऊं, वो भी UPSC ही करवाती है, एक इंजीनियरिंग से सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, तो मेरा मन वो था कि मैं गेट दूं, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम दूं। लेकिन हालांकि 3rd-4th ईयर में मेरा जब मन इस डायरेक्शन में गया कि सिविल सर्विसेज भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, वहाँ पर मुझे दोस्तों द्वारा और अपने सीनियर्स द्वारा जब ये पता चला, तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि BTech करने के बाद मैं पूरी तरह से सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा। अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार जैसे आपके 770 है, उस टाइम आपके साथ से कोई आपके जो बैच में थे कोई निकला होगा? हाँ जी, पिछली बार मेरे 2-3 दोस्त थे, उनका भी लिस्ट में नाम आया था, उनको भी अच्छे पद मिले थे, जैसे एक IPS के पद में था, एक IRS के पद में था, तो बहुत अच्छा माहौल था कि हम लोग साथ में तैयारी कर रहे थे और हम लोग का साथ में ही सिलेक्शन हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब आप तैयारी करते हैं और जब रिज़ल्ट आता है तो आपके दोस्त लोग भी उसी सिलेक्शन में साथ रहते हैं, तो वो खुशी का मायना और बढ़ जाता है। क्या अभी आपके पास ऐसे किसी एक मित्र का फ़ोन आया हो
जो पहले हो गए हों पिछले सत्र की अगर बात करें, और अब उन तक ये सूचना पहुंची हो या कहीं से माध्यम से जानकारी, फिर उनने आपको संपर्क किया हो? जी बिल्कुल, क्योंकि कल ये सूचना उन्हीं दोस्तों ने मुझे सबसे पहले दी थी। मैंने अपना रिज़ल्ट देखने से पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग लगभग रोज़ ही बात करते रहते हैं एग्ज़ाम को लेके भी, सर्विसेज को लेके भी। तो जैसे ही रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले उन्हीं का फ़ोन आया था कि आपकी इतनी रैंक आई है, तो हम लोग की बात होती रहती है। अच्छा, पढ़ाई में आप कितना समय देते थे घर पर? एक मतलब एक निर्धारित समय क्या रहता था? जी, जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे ये अवधि बढ़ जाती थी, लेकिन अगर पूरे साल की बात करूँ तो लगभग 8-9 घंटे डेली एग्ज़ाम मतलब पढ़ाई पे देना ही पड़ता था। लेकिन जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आने लगता था, जैसे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो ये जो घंटे हैं वो बहुत बढ़ जाते थे, मतलब 11-12 घंटे भी चले जाते थे एग्ज़ाम के दौरान। लेकिन पूरे अगर ओवरऑल हम देखें तो लगभग 8-9 घंटे आपको प्रतिदिन देने पड़ते हैं इस एग्ज़ाम में। अच्छा, एक चीज़ और, आपको कोई मोटिवेट करने के लिए कोई ऐसा टीचर हो जो शुरू से आपको मोटिवेट कर रहा हो या आपको और आकर्षित कर रहा हो, ध्यान आकर्षित बार बार कर रहे थे, ऐसे कोई टीचर है? जी, टीचर घर वालों से बड़ा कोई नहीं होता, इसके लिए माता पिता सबसे बड़े टीचर हैं। और दूसरा मेरे कॉलेज के एक फ्रेंड थे अमर कौशल, वो भी लगातार इस सफ़र में मुझसे जुड़े रहे और हर बार मोटिवेट करते रहे। मेरे स्कूल का दोस्त है निखिल पाठक, वो भी मतलब हम लोग की कंटिन्यूअसली बात होती रहती थी। वो भी, क्योंकि कई बार मेरा सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट में जब नहीं हुआ था तो यही लोग मिलके मुझे मोटिवेट करते थे कि नहीं, इस बार कुछ गलतियाँ हुई हैं, अगर उन गलतियों को सुधारा जाएगा तो अगले अटैम्प्ट में आप अच्छे नंबर ला सकते हो। तो इनसे जब मेरी रेगुलर बात होती रही, मोटिवेट करते रहे, तो आज वो परिणाम दिख रहा है मुझे कि मेरा 2 बार यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। माताजी का पिताजी का कितना संघर्ष मानते हैं? जी, उनका इतना संघर्ष है कि वो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने घर में ही रह के तैयारी की है। क्योंकि आमतौर पे बच्चे दिल्ली रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारी सुविधाएं रहती हैं, एक पढ़ाई का माहौल रहता है। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया था, क्योंकि मम्मी पापा बहुत ही सपोर्टिव थे, मुझे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती थी घर में। तो इनका सपोर्ट हमेशा एग्ज़ाम में रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाई करता था लेकिन बाकी काम में मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। वो भी इन्हीं के कारण, क्योंकि ये हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, साथ देते रहते थे मेरा। पापा जैसे शासकीय सेवाओं में रहते थे, कम समय घर पर देते थे, माताजी घर पर रहती थी, तो कितना माताजी कितना सपोर्ट करती थी? या सुबह जैसे जगह या समय से जगाना, दूध का गिलास पहुंचाना, किस तरह से संघर्ष करती थी? जी, माताजी का संघर्ष बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो पूरे दिन ही मैं उनसे जुड़ा रहता था, सुबह से लेकर शाम तक। वो ऊपर भी आती रहती थी, मेरे पास भी आती रहती थी, तो बातचीत होती रहती थी हम लोगों की। और जब कभी नहीं हुआ करता था तब भी बहुत मोटिवेशन मिलता था कि नहीं, प्रयास करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। और परिवार में कौन है आप? परिवार में मैं हूँ और मेरे 2 सिस्टर्स हैं, दोनों मुझसे बड़ी हैं और दोनों की शादी हो चुकी है। तो उनका भी फ़ोन आया होगा, उनके अगर बेटे होंगे तो वो ज़्यादा उत्साहित होते हैं। अगर मामा कोई भी अच्छा काम करता है तो एक ज़्यादा उत्साह होता है, क्योंकि मामा का और भांजे का प्रेम एक अलग देखने को मिलता है। उनमें कितना उत्साह था अगर फ़ोन लगाए हों? जी हाँ, दीदी लोग का कल फ़ोन आया था और दीदी की एक छोटी सी बच्ची है, तो वो भी बहुत खुश थी ये सब जान के। हालांकि वो अभी 3 साल की है, तो उसको अभी ये सब नहीं समझ में आता होगा, लेकिन सबको खुश देख के वो भी बहुत खुश हो रही थी कि कुछ अच्छा हुआ है उनके साथ। अच्छा हुआ। मैं माताजी से भी बात करने का प्रयास करेंगे। जब आपके बेटे का कल चयन हुआ होगा, आपको ये सूचना मिली होगी, तो कितना उत्साह था आपके मन में? बहुत ज़्यादा, बहुत खुश हो गए हम लोग, क्योंकि दूसरी बार हुआ ना, तो पहली बार में थोड़ा सपना टूटा। आंसू आ गए थे जब इसने बताया कि हमारा हो गया। तो मतलब तीन बार हुआ नहीं, चौथी बार हुआ, तो इतना उत्साह कि हद से बाहर। तो कल तो बहुत खुश हो गए कि चलो 100 रैंक मतलब बढ़ के आ गई। तो हाँ, 770 से 694। हाँ, तो अच्छा पद मिलेगा। तो कितने लोगों, अभी आपके पड़ोस से या कोई आपके रिश्तेदार, कितने लोग कंटिन्यू आ रहे हैं? सभी लोग आ रहे हैं, पूरी कॉलोनी के। शाम को अभी देखो, अभी तो बैठे थे ना आपके सामने। लोग आ रहे हैं लगातार? हाँ, लोग आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, पन्ना से भी काफ़ी फ़ोन आए। कुछ आपके मिलने वाले ऐसे हाँ, हैं जो लगातार आपसे संपर्क अब कर रहे होंगे? सब मतलब अब फ़ोन से करते और वैसे आ रहे। अब कल शाम से काफ़ी लोग आ रहे हैं। काफ़ी लोग। आपकी सेवाओं से जब घर पर आए, सेवाएं समाप्त होने के बाद, तो आप कंटिन्यू क्या समझ रहे थे कि अब बेटे का अगर चयन होगा तो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि बेटे के लिए संघर्ष आपने बड़ा जीवन में किया है, और उसके बाद अगर बेटा मुकाम तक पहुँचे तो एक अलग चेहरे में खुशी आती है, मित्रों के पास भी खुशी आती है। उस उत्साह को कैसे आप कर रहे हैं?
देखिए, हर पिता का एक स्वप्न होता है कि वो अपने से ज़्यादा बड़े पद पे या अपने से बड़ी किसी उस उन्नति पे वो गर्व महसूस करता है। जिस प्रकार से एक सारथी का कर्तव्य होता है कि रथ को किस दिशा में ले जाना है, वैसे ही एक पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को किस दिशा में ले जाना है, ये पिता अच्छी तरह से जानता है। और हमने अपनी तरफ से बच्चे को पूरी स्वतंत्रता दे के रखी थी कि तुम्हें केवल पढ़ना है, बाकी हम आपके साथ सपोर्ट में हैं। आप जब भैया की पढ़ाई हो रही होगी उस टाइम आपको स्टार्टिंग से कैसा लग रहा था कि आगे क्या होगा, आगे की पढ़ाई कैसी होगी? नहीं, देखिए, इसमें एक ये मान के चल रहे थे कि जब ये बच्चा किसी दूसरे एग्ज़ाम में बैठने के लिए तैयार ही नहीं था तो ये दृढ़ निश्चित हो गया था कि अब इसको यूपीएससी में ही निकलना है, तो कोई विकल्प भी नहीं था। उस हिसाब से फिर देखा जाए तो अंतिम विकल्प ये था कि जब आपको इसमें ही जाना है तो आपको जहाँ भी जिस प्रकार से किताबें मंगाना है, अगर कहीं से कोचिंग लेना है, अगर किसी प्रकार की, चूँकि हमारे पास ईश्वर की कृपा से कोई आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हमें कोई वो दिक्कत आई हो, और चूँकि हमारी पूरी फैमिली एजुकेटेड है, हमारी बच्चियाँ भी जो है दोनों इंजीनियर वैज्ञानिक हैं, मिसेज भी एमए अपने ज़माने की एमए सोशोलॉजी से हैं, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। इसलिए केवल एक ही हमारे पास सूत्र था और वो था कि आपको इसमें कितना भी समय लग जाए लेकिन सफलता तो लेना ही है। जब संघर्ष लगातार करेंगे तो सफलता एक दिन घर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित है। अगर देखिए, सफलता के लिए एक होती है केवल औपचारिकता और एक होती है निष्ठा के साथ। तो अगर आप निष्ठा के साथ किसी के साथ लग जाएंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अर्जुन की तरह आपका लक्ष्य था क्या चिड़िया की आंख में ही निशाना लगाना? हाँ जी, क्योंकि मैंने और कोई एग्ज़ाम ऐसे दिया नहीं था प्रिपेयर करके। मेरा एक ही लक्ष्य कि मेरे पास अगर 6 अटैम्प्ट हैं तो मैं पूरा यूपीएससी में ही दूंगा, उसके बाद ही अगर नहीं होता है तो कुछ देखूंगा। इस दौरान मैंने सिर्फ इसी एग्ज़ाम पे फोकस किया था। जिले के युवाओं को क्या कहेंगे आप? जी, ज़िले को युवाओं को ये कहेंगे कि उनको डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी घर में रह के ही ये तैयारी की है। तो ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली जाएं या कहीं और बाहर जाके ही ये तैयारी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं तैयारी करना, मेहनत करना, तो आप घर में रह के भी, मतलब छतरपुर ज़िले में भी रह के आप ऑनलाइन माध्यम से काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। कितना समय उनको व्यतीत करना चाहिए, इधर उधर समय नहीं व्यतीत करना चाहिए? जी, शुरुआती दौर में थोड़ा कठिन होता है ये सब तैयारी करना, लेकिन अगर वो माइंड मेकअप करें अपना और इस तरह ध्यान लाएं तो वो धीरे धीरे 1-2 साल में इस एग्ज़ाम को भी निकाल सकते हैं। ये जो बच्चे हैं, कई बच्चे अब देखते हैं कि धर्म की तरफ प्रति भाग रहे हैं, बच्चे कुछ नशे की तरह भाग रहे हैं। तो युवाओं में अजीब नशा देखने को मिलने लगा है। कोई धर्म का नशा पकड़ रहा है तो कोई नशे की लत में जा रहा है। इनको यहाँ नहीं जाना चाहिए कि? जी, ये बात सही है कि आजकल लोग गुमराह ज़्यादा हो जा रहे हैं, लेकिन अगर उनको सही गाइडेंस मिलती है, क्योंकि छतरपुर ज़िले में या कहीं भी ऐसी जगहों पे गाइडेंस की कमी होती है। बाकी जगह जैसे आप दिल्ली की बात करें तो वहाँ कोचिंग रहती, माहौल रहता है, तो एक गाइडेंस का अंतर आता है। लेकिन आजकल जैसे ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से भी, यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपको गाइडेंस मिल सकता है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप अपना गाइडेंस सही रखें और अपनी जो एनर्जी है, युवाओं में जो शक्ति रहती है, वो प्रिपरेशन में लगाएं या किसी अच्छे ही काम पे लगाएं। अच्छा, आप यहाँ आए थे पाठक जी, आप किस तरह से बधाई देने आए थे? ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम लोग एक ही कॉलोनी में रहते हैं, तो कॉलोनी के होने से कॉलोनी में सभी लोग परिवार के साथ रहते हैं, तो उस होने के नाते ये हमारे परिवार के सदस्य हुए। यही हमारी इनको शुभकामना है कि ये समाज और अपने परिवार और देश का नाम रोशन करें, साथ साथ में उसमें मदद करें। जैसे आपको जानकारी लगी होगी, आप इसी कॉलोनी में रहते हैं, तब आपके ये लगा हो कि बेटे से जल्दी मिले? हाँ, हमको बिल्कुल रात में मालूम हुआ, तो हमको सुबह जल्दी थी। हमने सभी कॉलोनी वासियों को फ़ोन भी कर दिया था सुबह चल रहा है। बाद में हालांकि हमें 1-2 घंटे लेट हो गए और उसके बाद तुरंत आए। रात ही से था कि सुबह सुबह चल रहा है। जब एक ज़िले से कोई निकलता है, मगर अपने छतरपुर से 2 निकले और 2 निकलने के बाद आपकी कॉलोनी से एक कोई निकल के जाए, उस टाइम बड़ा एक उत्साह होता है। हाँ, हमें तो ज़िले के पहले अपने यहाँ कोई भी ज़िले में आईएएस नहीं निकला। 3-4 लोगों ने, आशीष तिवारी हैं और अपने दुबे हैं एक वहाँ का, जुराहा का, और लव कुश नगर के त्रिवेदी, इन लोगों ने शुरुआत की है। तो हम लोग को लगता है कि अपने ज़िले से कोई ना कोई निकलता रहे। ज़िले के लिए भी बड़ा गौरव महसूस कर रहा होगा जहाँ 2-2 लोग निकले। हाँ, ये ज़िले का गौरव का है और कॉलोनी वासियों के लिए तो और महागौरव की बात है।
ये थे हमारे साथ प्रज्वल, जिन्होंने बताया अपने जीवन का संघर्ष और युवाओं के लिए भी उन्होंने कहा है सही मोटिवेट हों और अपना समय पढ़ाई पर अगर दें तो ये मुकाम हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात बताएं, जो कुलदीप है गोरहाट जनपद से, उन्होंने 181 रैंक पाई थी और जो प्रज्वल है इन्होंने 694 रैंक पाई है। और मध्य प्रदेश की जो 27 चयनित थे उनमें से छतरपुर के यही 2 युवा हैं। और उन्होंने बताया माता और पिता का बड़ा संघर्ष रहा है। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।